हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग की बात करेंगे। तो इससे पहले तक हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंडिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सॉलिड ग्राउंडिंग की बात लास्ट क्लास में किया था। तो सॉलिड ग्राउंडिंग के अंदर हम लोग क्या देखा था कि डायरेक्टली हम लोग किसी एक कंडक्टर या वायर की सहायता से न्यूट्रल को ग्राउंड कर दे रहे थे और एज्यूम कर रहे थे जो कंडक्टर है जिसकी सहायता से हम लोग ग्राउंडिंग कर रहे हैं उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़ीरो है। तो हमको उसके अंदर एडवांटेज क्या मिल रहा था? एडवांटेज हमको ये मिल रहा था कि आपका जो कैपेसिटिव करंट है वो पूरी तरह से ये आपका इलिमिनेट हो जा रहा था, जिसकी वजह से हमको जो आर्किंग ग्राउंडिंग की समस्या थी वो आर्किंग ग्राउंडिंग इलिमिनेट हो जा रहा था। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमको वहाँ पर मिल रहा था कि जो करंट की वैल्यू है, फॉल्ट करंट की वैल्यू वो अधिक है, उसको लिमिट करने या रोकने का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का हमारे पास वहां पर कोई इक्विपमेंट नहीं जिसकी वजह से हम लोग फॉल्ट करंट को लिमिट कर पाए। तो उसी यानी उसके जो हमारे पास डिसएडवांटेज है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल से जो कनेक्शन अर्थ की तरफ आ रहा है उसके अंदर एक रेसिस्टर लगा देंगे। अब इस रेसिस्टर लगाने से हमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। वो ये एडवांटेज मिलता है कि हमारा जो फॉल्ट करंट की वैल्यू होगी उसको हम लोग लिमिट कर पाएंगे, और जिसके कारण फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होगा। और फॉल्ट करंट अधिक नहीं होगा तो आपका यानी शॉक लगने का चांसेस या सर्किट ब्रेकर को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें हम लोग डिसएडवांटेज में बात किया था कि आपका जो सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट है वो आपका बर्न हो सकता है, जल सकता है, डैमेज हो सकता है, क्योंकि फॉल्ट करंट की वैल्यू अधिक होती है। तो यदि पहले से इस फॉल्ट करंट की वैल्यू को हम लोग लिमिट कर लें, प्रतिरोध लगाकर, रेसिस्टर लगाकर, तो हम लोग आसानी से सर्किट ब्रेकर भी ऑपरेट हो जाएगा और शॉक लगने का चांसेस भी कम हो जाएगा। तो उसी एडवांटेज को यहाँ पर हम लोग लेने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रल को जब ग्राउंडिंग करते हैं तो उसके अंदर एक रेसिस्टर लगा देते हैं। इस रेसिस्टर लगाने से फॉल्ट करंट की वैल्यू लिमिट होगी और शॉक लगने का चांस या सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के अंदर आसानी होती है, सहायता होती है। तो आपका रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग किसको कहा जाएगा? तो रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग ऐसा टाइप का ग्राउंडिंग जिसके अंदर ग्राउंडिंग करते समय एडिशनल प्रतिरोध लगाया जाता है फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले की तरह दिखा दिया है, अल्टरनेटर की वाइंडिंग दिखा दी है, 3 फेज की वाइंडिंग RYB, और ईच फेज के अंदर आपका कैपेसिटर फॉर्म होता है। तो हमने दिखा दिया R फेज और अर्थ के बीच में कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, Y और अर्थ के बीच में कैपेसिटर, बी और अर्थ के बीच में भी होगा। लेकिन अभी हम लोग कंडीशन कौन सा एज्यूम कर रहे हैं, फॉल्ट की स्थिति में। तो जब फॉल्ट हो जाएगा, बी फेज में फॉल्ट हो गया, तो ये वाला कैपेसिटर आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आपका जीरो, यानी यहाँ पर शॉर्ट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और डायरेक्ट ये अर्थ से कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये वाला कैपेसिटर आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कैपेसिटर नहीं देखा है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपको मालूम होगा चार्जिंग करंट, कैपेसिटिव करंट जो फ्लो होगा ICR से नोट करेंगे, यहाँ पर ICY से, और ये दोनों कंबाइंड होकर आपका न्यूट्रल से होता हुआ रिटर्न आएगा। और जब आपका फॉल्ट होगा तो ये फॉल्ट करंट भी आपका अर्थ से होता हुआ, न्यूट्रल प्रतिरोध से होता हुआ रिटर्न आएगा और अपना सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग फेजर डायग्राम की सहायता से समझते हैं आर्किंग ग्राउंड किस तरह से इलिमिनेट होगा और फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमने इसका फेजर डायग्राम यहाँ पर बना है पहले की तरह, सॉलिड ग्राउंडिंग की तरह। लेकिन इसमें अब अंतर क्या है, अंतर वहाँ पर जो सबसे बड़ा अंतर वो ये है कि आपका वहाँ पर यानी सॉलिड ग्राउंडिंग के अंदर न्यूट्रल शिफ्ट नहीं हो रहा था। न्यूट्रल शिफ्ट कहने का मतलब आपका R फेज, Y फेज और B फेज इस तरह से। तो यहाँ पर न्यूट्रल सेंटर पॉइंट पर जो न्यूट्रल था वहीं पर हम लोग एज्यूम करके सारा काम किया था। यहीं से करंट दिखाया था और आपका फॉल्ट करंट दिखाया था, सारा चीज़ यहीं पर। लेकिन सॉलिड ग्राउंडिंग के जगह पर अगर आप रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका न्यूट्रल शिफ्ट हो जाता है। न्यूट्रल शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ कि ये वाली न्यूट्रल की वैल्यू सेंटर पॉइंट पर नहीं रहेगा यहाँ पर, बल्कि ये न्यूट्रल पॉइंट आपका किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होगा। यानी ये जो फेस है फॉल्टी फेस, इस फेस के अंदर आपका वोल्टेज की वैल्यू इसकी घट जाएगी और यहाँ पर का जो वोल्टेज की वैल्यू है हेल्दी फेस की, इस हेल्दी फेस का वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
ये जो वैल्यू है ये आपका देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ गया, तो इसी को न्यूट्रल शिफ्टिंग बोलते हैं। यानी जिस फेज के अंदर फॉल्ट हो रहा है वहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू घट रही है और बाकी जो हेल्दी फेज है उसका वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपका ये न्यूट्रल पॉइंट, इसका मतलब शिफ्ट हो रहा है। तो ये वैल्यू आपका कहीं पर भी हो सकता है और बड़ा हम दिखाएंगे, यानी ये वोल्टेज और छोटा हो गया है जिस फेज में शॉर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर ये वाली वैल्यू और कम दिखाएंगे हम, बाकी ये पॉइंट जो फेज वैल्यू है ये और ज़्यादा दिखाएंगे, इसका मतलब न्यूट्रल और शिफ्ट हुआ। तो ये जो आपका प्रैक्टिकल यानी न्यूट्रल मैक्सिमम पॉइंट पर शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो जाता है? तो टोटल जो वोल्टेज, अब देखिए ये आर फेज और वाई फेज के बीच में, आर और अर्थ के बीच में जो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मल जो फेज वोल्टेज है लाइन टू अर्थ है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए अगर फॉल्ट हुआ तो यहाँ पर जो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अपेयर होगा वो कौन सा वोल्टेज अपेयर होगा? तो ये वाला वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी, ठीक है, इसके अलावा कुछ ग्राउंड का यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वो वाला, तो ये कंबाइन करेंगे इस वोल्टेज और इस वोल्टेज को, टोटल वोल्टेज की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी फॉल्ट की स्थिति में। तो ये वाला फेज आर टू अर्थ फेज का वोल्टेज और वाई टू अर्थ वोल्टेज, ये वाली वैल्यू बढ़ जाती है, यानी इसी वोल्टेज, बढ़े हुए वोल्टेज को यहाँ पर नॉर्मल स्थिति में इस तरह दिखाया गया, तीनों के वोल्टेज की वैल्यू सेम है, आर फेज का, वाई फेज का, बी फेज का। लेकिन जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू यानी आपका फॉल्ट हो जाता है बी फेज के अंदर, हमने देखा है शॉर्ट सर्किट हुआ तो न्यूट्रल शिफ्ट हुआ, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हमने देखा है मैक्सिमम शिफ्ट हो गया, तो मैक्सिमम कहाँ पर आएगा? इस पॉइंट पर हमने दिखा दिया न्यूट्रल शिफ्ट हो गया है और ये आपका जीरो पोटेंशियल पर यानी अर्थ पोटेंशियल पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर जब न्यूट्रल पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएगा तो जो फेज वोल्टेज, हेल्दी फेज वोल्टेज होगा, हेल्दी फेज का जो वोल्टेज वो मैक्सिमम हो जाएगा और इसकी वैल्यू लगभग लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। बाकी आपका जो बी फेज है इसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर हमने फॉल्ट फेज का जो वोल्टेज है, फॉल्टी फेज का, इसको जीरो से डॉटेड से करके दिखाया। तो आपका जो हेल्दी फेज है आर फेज और वाई फेज, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस, इन दोनों कैपेसिटर के क्रॉस, इसको हमने VRE से दिखाया है, इसकी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि न्यूट्रल शिफ्ट हो गया है और फॉल्ट की स्थिति में ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी उसको VRE से दिखाएंगे और इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी इसको VYE से दिखाएंगे। तो ये जो वोल्टेज, दो वोल्टेज अपेयर होगा फॉल्ट की स्थिति में। नॉर्मल स्थिति में तीनों वोल्टेज, फेज वोल्टेज सेम, न्यूट्रल आपका सेंटर पॉइंट पर, तीनों का वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। लेकिन फॉल्ट की स्थिति में न्यूट्रल शिफ्ट होते होते आपका मैक्सिमम शिफ्ट होगा और जब मैक्सिमम होगा तो जो हेल्दी फेज था उसकी वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आइडियल केस में या शुरुआती केस के अंदर हम लोग बात कर रहे थे जब न्यूट्रल को ग्राउंडिंग कर देते हैं, तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग के समय आपका ईच फेज, जो हेल्दी फेज होता है वहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू फेज वोल्टेज के बराबर होती है। लेकिन रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग के केस में प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल के अंदर आपका जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो लगभग लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाती है। इसीलिए रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग के केस में बुक के अंदर ये वाला फेजर डायग्राम दिखाया हुआ है। इसका मतलब प्रैक्टिकल के अंदर आपका न्यूट्रल शिफ्ट हो जाता है और आपका जो हेल्दी फेज है उस हेल्दी फेज की जो वोल्टेज की वैल्यू है वो लगभग लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाती है। अब यहाँ से आसान समझ में आ जाएगा, करंट वाला जो पहले वाला है वही सारा चीज़ सेम है। तो आपका जो आर फेज यानी VRE जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है इसके अक्रॉस आपका जो करंट की वैल्यू होगी, यहाँ पर इस वाले ये वाला यानी ICR जो करंट होगा वो 90 डिग्री लीड करेगा। तो हमने VRE वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करके दिखा दी ICR। बाकी VYE यहाँ पर का जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री आपका लीड करेगा ICF, सॉरी उसका नाम क्या होगा, ICY होगा। तो ICY से हम दिखा देंगे 90 डिग्री लीड कर रहा है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट करंट होगा उसको IC से कैपेसिटिव करंट दिखाएंगे जो यहाँ पर आपका दिखाया गया IC से। तो ये करंट की वैल्यू हो गई। अब जो फॉल्ट करंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको ध्यान से समझिएगा। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग बात किया था जब हम लोग क्या कर रहे थे, आपका सॉलिड ग्राउंडिंग कर रहे थे। तो सॉलिड ग्राउंडिंग के अंदर देखा था कि यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आ रही है ये किस तरह थी,
प्योरली इंडक्टिव थी। तो हमने क्या दिखाया था, फॉल्टी वोल्टेज के अंदर जो आपका जीरो वोल्टेज है उसके 90 डिग्री क्या करेगा, लैग कर रहा था, क्योंकि प्योर इंडक्टिव की तरह काम कर रहा था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब जो सर्किट हो रहा है फॉल्ट करंट का, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा हुआ और यहाँ पर क्या, इंडक्टिव कॉइल बांधा हुआ। तो यहाँ पर इंडक्टर भी और यहाँ पर रेसिस्टर भी, और इंडक्टर और रेसिस्टर जब सर्किट में होता है तो वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होती है, क्या 90 डिग्री से लैग करेगा या लीड करेगा, क्या करेगा। तो आपको मालूम होगा कि नहीं, आपका प्योरली 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा, बल्कि कुछ एंगल से लैग करेगा, जिसको हमने यहाँ पर दिखाया फाई से। और फाई की वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस पे। तो कुछ एंगल से लैग करेगा, जिसको फाई से दिखाया गया है, यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं होगा, क्योंकि अब हमने एक्सटर्नल न्यूट्रल के अंदर रेसिस्टेंस भी लगा दिया है। तो यहाँ पर फाई एंगल से लैग करेगा। तो अब फॉल्ट करंट देखिए, फॉल्ट करंट को हमने दो कंपोनेंट के अंदर तोड़ दिया। तो आपको मालूम होगा इसको हम तोड़ सकते हैं IF sin फाई और IF cos फाई के अंदर। तो cos फाई को नहीं देखा है क्योंकि हमको उसका काम नहीं था, तो आपका IF sin फाई को दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज समझना है आपको कि अब जो कैपेसिटिव करंट है उस कैपेसिटिव करंट को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, तो IF sin फाई। इसके जस्ट अपोजिट है, देख रहे हैं 180 डिग्री आपका फेज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट काम कर रहा है। तो कैपेसिटिव करंट को ये क्या करेगा, IF sin फाई जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू है, वो आपका कैपेसिटिव करंट को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा। और आपका यानी जब कैपेसिटिव करंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्किंग ग्राउंडिंग की समस्या थी पहले अनन्यूट्रल इंसुलेटेड केस के अंदर हम लोग जो देखा था, वो आर्किंग ग्राउंडिंग की समस्या यहाँ पर खत्म हो जाएगी। यानी न्यूट्रल को आप ग्राउंड कर देते हैं तो उस स्थिति के अंदर आपका आर्किंग ग्राउंड की समस्या पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि IF sin फाई जो करंट है वो आपका कैपेसिटिव करंट को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके अलावा जो फॉल्ट करंट की वैल्यू है ये भी अब पहले की तरह हाई वैल्यू नहीं होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने रेसिस्टर लगा दिया है, और रेसिस्टर के अंदर क्या होता है गुण, अपोजिशन ऑफ करंट का, यानी फॉल्ट करंट को ये रेसिस्टेंस लिमिट करेगा, रोकेगा। तो ये दो बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग के अंदर, कि आपका कैपेसिटिव करंट भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसके अलावा फॉल्ट करंट की वैल्यू भी लिमिट हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अब उसी चीज को एडवांटेज के अंदर लिखा गया है। पहला एडवांटेज लिखा गया है, द अर्थ फॉल्ट करंट इज स्मॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अर्थिंग रेसिस्टेंस। तो अर्थिंग रेसिस्टेंस हम लोग अलग से रेसिस्टेंस जोड़ दिया है, जिसकी वजह से आपका जो फॉल्ट करंट की वैल्यू है वो लो होगी, स्मॉल होगी। और स्मॉल करंट है, इसका मतलब सिस्टम के अंदर हार्म, नुकसान, डैमेज कम होगा। दूसरा, इट इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम आपका खराब होने का चांसेस कम, तो स्टेबिलिटी इसके क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या आप बोल सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जो सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट है उसके डैमेज होने का चांसेस, उसके खराब होने का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि करंट की वैल्यू, अब फॉल्ट करंट की वैल्यू अब कम है इसके अंदर। तो ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज के अंदर क्या है, द सिस्टम इज कॉस्टलियर, यानी अब रेसिस्टेंस एडिशनल आपने लगाया तो अलग से कुछ कॉस्ट लगेगा, तो सिस्टम क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है। इसके अलावा डिसएडवांटेज के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रल शिफ्ट हो जाता है, या आप लिख सकते हैं जो फेज वोल्टेज, हेल्दी फेज की वैल्यू है वो लगभग लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाती है। यानी लाइन आपका जो है लाइन वाली सप्लाई R और Y, इसके अंदर आपका इंसुलेटर फेलवर होने का चांसेस भी बन जाता है। तो लेकिन ये आपका बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा यहाँ पर कि आपका कैपेसिटिव करंट न्यूट्रलाइज हो गया और फॉल्ट करंट की वैल्यू लिमिट हो गई, ये आपका एडवांटेज। लेकिन दिक्कत जो है, इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग नेक्स्ट दिक्कत बड़ा क्या है, और इसके अंदर दिक्कत है जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, जब फॉल्ट करंट आएगा तो यहाँ पर रेसिस्टेंस है और I² R लॉस होगा, यानी आपका एक प्रकार का हीट वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस हीट को एलिमिनेट करने के लिए आगे चलकर हम लोग फिर क्या करते हैं, रिएक्टेंस यानी आपका इंडक्टर लगाकर हम लोग इसको करंट को लिमिट करने का काम करते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।